सो हेलो एवरीवन, हम वापस आ चुके हैं एक नए एपिसोड के साथ, एक नए इन्वेस्टर के साथ। सो बेसिकली हमने एक पोल डाला था और उसके रिजल्ट के हिसाब से हमें अंकुर वारिकर को रिव्यू करना है। सो आज के एपिसोड का मेन मुद्दा विल बी हिम। देखते हैं पता उनके नहीं क्यों पोर्टफोलियो में। बहुत सारे वोट आ गए अंकुर वारिकू के लिए। हाँ, सो अब जैसा वोटिंग आई है उस हिसाब से देखते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा पब्लिक फोरम्स पे उनके स्टॉक्स या पोर्टफोलियो के बारे में तो नहीं पता, बट जितना पता है उतना हम करके बताते हैं। क्या हमें अच्छा दिखता है, क्या हमें बुरा लगता है। तो अब हम अंकुर वारिकू को थोड़ा बैकग्राउंड दे देते हैं। आयुष विल टेल फर्दर। सो बेसिकली अंकुर वारिको जो अभी करंटली कर रहे हैं, ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर कम यूट्यूबर। हम सबने देखा होगा उनके पर्सनल फाइनेंस। देन अगेन, उनके डिस्क्रिप्शन में तो काफी कुछ लिखा है, कम एंटरप्रेन्योर, हाँ, कम एंजल इन्वेस्टर, कम मेंटर, कम पब्लिक स्पीकर, हस्बैंड राइटर, ये वो। दिख जाएंगे पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, इनफैक्ट स्टार्टअप्स के ऊपर भी। बट बेसिकली हम उनका जो पोर्टफोलियो है वो रिव्यू करने वाले हैं आज। जो जिस तरह से उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जितना भी पब्लिक फोरम ने बताया है, उसको एक जगह पे इकट्ठा करके हम आए आज। तो देखते हैं हमें क्या लगता है। और कमिंग टू द हिस्ट्री कि उनने उससे पहले क्या किया है, क्योंकि बेसिकली उनका नाम इसलिए ज़्यादा है बिकॉज ही वॉज अ स्टार्टअप फाउंडर। एंड वो क्या थे, क्या स्टार्टअप था, वो चैतन्य भाई आपको बताएंगे आगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, हमने अंकुर वारिकू के बारे में रिसर्च यूट्यूब के थ्रू ही करी है। तो जितना भी यूट्यूब पे कंटेंट हमें मिला, उसके अकॉर्डिंग यही पता चला कि उन्होंने अपने लाइफ के इनिशियल स्टेज में काफी जगहों से डिग्री वगैरह करी है, एंड रेप्यूटेड जगहों से, जैसे आईएसबी हैदराबाद वगैरह। उसके बाद ही has built a few startups. One of them was named secondshadi.com. फिर एक गाड़ी.com करके भी कुछ हमें मिला, जो शायद बाद में गोआईबीबो ने एक्वायर कर लिया, वैसे ही कुछ था। बट उसकी लेजिटिमेसी ऑफ द रिसोर्स वो हमें वेरीफाई नहीं हो पाया। बट वन थिंग जो हम वेरीफाई कर पाए वाज कि उन्होंने nearby.com करके एक कंपनी रन करी थी इंडिया में। इट वाज नॉट हिज स्टार्टअप, एक ग्रुपॉन का इंडियन फ्रेंचाइज समझ सकते हो आप। तो वो उन्होंने सिकोया कैपिटल के साथ मर्ज करके इंडिया में काफी साल प्रॉफिटेबली चलाई थी। तो वही यही है उनका रफ बैकग्राउंड। और अब तो वो वही सब है जो आयुष ने बोला, यूट्यूबर, मेंटर, हस्बैंड, स्पीकर, एंजल इन्वेस्टर। तो करोड़पति उनका इन्वेस्टर। करोड़पति इन्वेस्टर। तो अंकुर वारिकू ने आज सुबह सुबह एक वीडियो डाली है, दिस वन। ये वीडियो देखने के बाद आयुष, तेरे को उनके बारे में क्या इंसाइट मिला कि हाउ डज ही थिंक एज एन इन्वेस्टर? फिर मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ। सो एज एन इन्वेस्टर जितना मैंने देखा, डाइवर्सिफिकेशन तो भरपूर की गई। टॉप नॉच। जितने एसेट्स में हो सकता है, बीट रियल स्टेट, बीट क्रिप्टोज, हर जगह पे कुछ ना कुछ तो है। उतना पैसा भी तो नाउ, है। हाँ, पैसा भी है। सो जितना उनने पब्लिक फोरम पे डाला हुआ है उस हिसाब से तो काफी बड़ा अमाउंट है। सो नाउ कमिंग टू स्पेसिफिक, जो मेरे को एक दो पॉइंट लगे। पहला तो बीइंग एमबीए इन फाइनेंस, उनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। वेट, ये स्टॉक्स सिलेक्ट करने पे वो ज़्यादा रिलाई करते हैं टुवर्ड्स पीएमएसएस। सो इस वीडियो में भी उनके पास दो पीएमएस है जो उनका मैक्सिमम इक्विटी होल्डिंग मैनेज करते हैं। और इक्विटी होल्डिंग के नाम पे उनके पास एक ही मेजोरिटी स्टॉक, वो है टाटा मोटर्स। इंडियन, बाकी बाहर हाँ, के तो हैं। इंडियन, इंडियन, यस, इंडियन। देन फिर इनका यूएस पोर्टफोलियो भी है। एंड वो देखने के बाद में कि इनका थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस है ऑन यूएस मार्केट्स रादर इन इंडियन मार्केट्स। क्योंकि अगर पर्सनली मेरे को ज़्यादा जैसा लगता है इंडियन मार्केट्स का पोटेंशियल, उस हिसाब से मैं होल्डिंग्स ज़्यादा रखूंगा इंडिया में रादर देन यूएस। सो इनने काफ़ी वीडियोस में भी खुद के बोला है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर जो उनको बुलिश लगता है, बेसिकली वो यूएस से ही जनरेट होता है। सो ओके। अगर आईटी में इन्वेस्ट करना भी है तो ही वुड प्रेफर ज़्यादा यूएस की साइड। म्यूचुअल फंड ठीक है। सो मतलब वही बात आती है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने एमबीए कर लिया या फिर मेरे जैसा इंजीनियर हो तो बता नहीं सकते। इंजीनियर भी नहीं हूँ मैं, बैक लगने वाली है मेरी, बट अरे ठीक है। वाह। सो वही है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास एक डिग्री है सो आप रिलायबल हो जाते हो, या फिर आप जब एक बंदा आईएसबी से पास के, वो भी एमबीए इन फाइनेंस,
अगर अपने स्टॉक्स को पिक नहीं कर रहा है तो फिर हम भी कुछ भी कर ही सकते हैं। डिग्री मार्केट में डिग्री की क्रेडिबिलिटी कम और एक्सपीरियंस की क्रेडिबिलिटी ज्यादा रहती है। हाँ, ठीक है, बट एज एन इन्वेस्टर व्हाट आई फील गुड अबाउट दिस गाय इज कि ही इज अवेयर ऑफ द फैक्ट कि इनको स्टॉक पिकिंग में एक्सपीरियंस कम है, एंड इसलिए इन्होंने अपना ज्यादा कैपिटल पीएमएसएस और म्यूचुअल फंड्स वगैरह में डाइवर्सिफाई कर रखा है। पीएमएसएस जिनको नहीं पता उनके लिए बेसिकली इट उसका फुल फॉर्म रहता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। पीएमएसएस आर बेसिकली सर्विसेज जो सिमिलर रहते हैं हाउ यू ऑपरेट विद अ म्यूचुअल फंड, जस्ट दैट पीएमएस पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम रहते हैं म्यूचुअल फंड से, एंड पीएमएस में मिनिमम टिकट साइज टू इन्वेस्ट रहता है 50 लाख। सो एनीवन कांट जस्ट गेट अप एंड गिव देयर मनी टू अ पोर्टफोलियो मैनेजिंग सर्विस। तुमको थोड़ा हाई नेटवर्थ रहना पड़ेगा टू बी इन्वेस्टिंग योर कैपिटल इनटू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, एंड ऑफ कोर्स फिर वो लोग रिटर्न भी उसी प्रोपोर्शन में बना के देते हैं। अच्छा, मतलब मोस्ट पीएमएसएस अभी देयर इज एक पॉपुलर बुक राइटर और फाइनेंस पर्सन है, क्या कॉफी कैन इन्वेस्टिंग किसकी बुक है? हाँ, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, मेरे को भी नाम याद नहीं है। सौरभ मुखर्जी। हाँ, सौरभ मुखर्जी। हाँ, तो उनका जो फंड है दैट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल लास्ट 2 साल से, वो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। चार चार साल से। ओ, तो वही तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि पीएमएस में डाल दो तो गारंटी हो जाएगी कि रिटर्न बनेगा ही बनेगा। इट डिपेंड्स ऑन कि वो पीएमएस का मैनेजर के थॉट्स कैसे चलते हैं। तो दैट इज द पिक्चर विद जो हमें समझ आई इनके इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी के बारे में। अब अपन थोड़ा सा उनके पोर्टफोलियो के एलोकेशंस की तरफ घुसते हैं। तो पहले हम उन एसेट्स की तरफ जाते हैं जिनमें हमें पता ही नहीं है कि उनकी बाइंग किस लेवल पे है, क्योंकि इस वीडियो में ये नहीं पता चल पाया कि उन्होंने जो क्रिप्टो खरीदे हैं वो किस प्राइस पे खरीदे हैं। तो हम इन जनरल उनके पोर्टफोलियो के क्रिप्टोज बस थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं बेस्ड ऑन उनका प्राइस डेटा। वही करा है हमने, फिर से ट्रेडिंग व्यू में गए हैं, यहाँ पे डायरेक्टली सर्च मार दिया है बिटकॉइन, और यहाँ पे ये सेकंड वाली लिंक पे आ जाता है ऐसे। तो ट्रेडिंग व्यू इज अ वेरी सिंपल प्लेटफॉर्म जो तुम लोग यूज कर सकते हो। आयुष, तेरा बिटकॉइन के चैट के बारे में क्या राय है? बेसिकली मतलब जितने लोगों ने भी हमें लास्ट एपिसोड में भी देखा होगा, सो ये स्टॉक या एसेट जो भी है, ये ब्रेकआउट दे चुका है। सो अगर मैं होता, सो और मेरी होल्डिंग कम होती प्राइस पे, सच एज 30,000 20,000 समथिंग कुछ भी लेवल पे होती, तो यहाँ मैं कहीं। इसको होल्ड करने को देखता। ओके। वेराज अभी तो इस पे कोई एंट्री या मैं बनाने को नहीं देखूंगा। बिकॉज ये अच्छे कंसोलिडेशन रेंज से काफी दूर जा चुका है। कंसोलिडेशन किसी को जानना है क्या होता है तो आज ही सुबह पोस्ट डाला है मैंने। फिर नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं, इथेरियम। इसके बारे में इथेरियम क्या लग रहा इथेरियम इथेरियम कहीं ना कहीं मेरे को अंडर परफॉर्मेंस दिख रही है, मतलब कंपैरेटिव टू बिटकॉइन। सो बट स्टिल ये ब्रेकआउट की तरफ तो निकल ही चुका है। इसमें मैं पोजीशन तो नहीं बनाऊंगा। इनफैक्ट है? अगर मेरे कैंडल्स को में बहुत स्ट्रेंथ ही उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। हाँ, स्ट्रेंथ भी नहीं है। एंड अगर मेरे को बहुत ही ज्यादा अर्ज होगी तो मैं बस इसी कैंडल पे इसको जस्ट ऐसा पुल बैक समझ के करके एंड स्मॉल सा 100 स्टॉप लॉस रख के निकल जाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट शायद थोड़ा वीडियो के लिए हैवी हो जाए, बट हाँ, अपन ऐसे डिस्कस कर सकते हैं पुल बैक क्या होता है। तो जैसे कि सबको पता है कि जब कोई स्टॉक कंसोलिडेशन के बाद एक ट्रेंड या एक रैली चालू करता है, तो वो रैली भी ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती ना। वो रैली में भी बीच बीच में सेलर्स आने की कोशिश तो करते ही रहते हैं। तो वो जो छोटे छोटे सेलर्स आते हैं इन अ लार्जर रैली, तो वो छोटे सेलर के फेज को पुल बैक कहते हैं। तो आयुष कह रहा है इफ दिस इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर रैली, तो आयुष ये पुल बैक में घुस के ऐसे किसी जर्नी का पार्ट बनने का कोशिश करेगा। ठीक है, फेयर। बट मेरे को इसमें कुछ खास कैंडल्स में स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है इसमें। द रेड कैंडल्स शो अ लॉट ऑफ वॉल्यूम और काफी बड़ी इन साइज है, तो इट डज नॉट मेक सेंस जब तक कोई अच्छा बायर या अच्छी बाइंग कैंडल इनको हराए ना। जैसे इधर बिटकॉइन में थोड़ी स्ट्रेंथ दिखी ना ये कैंडल के बाद, वैसा कुछ अगर इथेरियम में दिख जाता तो थोड़ा सेंस बनता। सोलाना। तो सोलाना तो अभी हॉट चल रहा है बिकॉज 1 डेढ़ महीने में अच्छा खासा 100% का गेन है इसका। बट नहीं, स्टिल लास्ट इसमें 3 कैंडल में भाई, लास्ट जो है 3 कैंडल में ऑलमोस्ट 500%।
3 महीने 20 में। से 125%। सही है भाई। वही है सोलाना, अभी फिर वही लास्ट वीडियो वाला ही कॉन्सेप्ट जो हमने ये आरकेडी बहुत सेपरेट खराबी पोर्टफोलियो है। में, जैसा वो चल रहा था, कौन सा स्टॉक था वो? ट्रेंड। ट्रेंट। हाँ, सेम ट्रेंट वाली स्टोरी, ये तो अब इसमें हाथ डालने का सेंस नहीं है। मैटिक देखते हैं, मैटिक की क्या स्टोरी लग रही है, ये बात करने लायक लग रहा है। मैटिक, अगर इन चारों में से मेरे को कोई जिसमें मैं पैसा डाल सकता हूँ, हम्म। वो मेरे को मैटिक ही लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका एक सपोर्ट दिख रहा है मेरे को, और एक हम्म। सेलिंग जोन भी ऊपर है। सो मैं सिर्फ नीचे का स्टॉप लॉस डाल के छोड़ सकता हूँ इसको, क्योंकि ये वही, राउंडिंग बॉटम भी बन सकता है आने वाले टाइम में। इनफ स्ट्रेंथ तो नहीं दिख रही है बायर्स में, बट सेलर्स का भी दिख रहा है कि ये लेवल के नीचे नहीं ले जा पाए हैं, और क्योंकि अभी उसी रेंज में वो टाइटली मूव कर रहा है, तो इट फील गुड। अभी आउट ऑफ दीज 4 क्रिप्टोज जो उनके पोर्टफोलियो में है अंकुर वारिकू के, इन्वेस्टेबल स्टेज पे मेरे लिए मैटिक ही लग रहा है बस। वो भी उतना अच्छा अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है क्योंकि कोई अच्छी बाइंग स्ट्रेंथ वाली कैंडल है नहीं, बट अगर करना हो तो मैटिक। इक्विटी पे मूव करें। चलते हैं आगे। इंडियन मार्केट्स में तो उनकी होल्डिंग है टाटा मोटर्स में। मैंने ऑलरेडी मार्कर से मार्क कर रखे है कि उनकी बाइंग किस स्टॉक में कौन से लेवल पे है, तो हमें वो वाली स्ट्रगल वीडियो पे देख के नहीं करनी पड़ेगी। टाटा मोटर्स की बाइंग है उनकी 446 लेवल पे। बाइंग तो अच्छी लेवल पे है, बट जैसा कि हमने बात करी कि उन्होंने टेक्निकल नहीं देखे थे इन्वेस्ट करते हुए, उन्होंने तो बस कंपनी देख के कर दी थी। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मतलब बेसिकली मेरे अगर मेरे को ये प्राइसिंग देखनी होती, तो कहीं ना कहीं छोटा सा हेड एंड शोल्डर दिख रहा है जहाँ पे उनकी बाइंग है। तो कहीं ना हम्म। कहीं मैं तो टेक्निकली जस्टिफाई कर सकता हूँ कि हाँ टेक्निकल्स मैच हम्म। कर रहे हैं, उसके बाद वही। से वो ब्रेकआउट आया है। वेराज मेरी पर्सनल होल्डिंग इसमें काफ़ी से थोड़ी और नीचे की है। हम्म। सो वो भी मतलब एक बंदा अगर ध्यान से देख रहा होगा तो उसे समझ में आ गया होगा कहाँ पे होल्ड करने की कोशिश, मतलब व्हाट बाय करने व्हाट की कोशिश आयुष किया होगा। मीन्स बाय हेड एंड शोल्डर इज ये वाला पैटर्न जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, एंड कोइंसिडेंटली वो इस ओनली इंडियन स्टॉक दैट ही होल्ड्स बाय हिमसेल्फ उसमें मिल गया है। तो टेक्निकली हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि उनकी बाइंग जो है वो कैसे रीजनेबल थी, बट क्योंकि उन्होंने ये चीज पहले कंसिडर नहीं करी थी, इसलिए आई डोंट थिंक वो उतना रैशनल मूव था। वो चीज हमें आगे चल के और पता चल जाएगी उनका यूएस स्टॉक्स का पोर्टफोलियो देखकर। बट चलो, ये चीज तुक्के में क्लिक हो गई। गुड। अगेन, किसी को पुल बैक याद करना हो तो आयुष कह रहा है उसकी बाइंग लोअर लेवल्स पे थी, मेरे को पता है आयुष की बाइंग यहाँ कई लेवल्स पे है। ये बाइंग का सेंस क्या बनता है? ये एक बार रैली चालू हो गई, उसके बाद जो मीडियम टर्म सेलर्स आए हैं उनके टेकआउट होने पर कोई चीज को परचेज करना। तो लार्ज कंसोलिडेशन जब टूटता है उसको कहते हैं ब्रेकआउट। जब छोटा कंसोलिडेशन 2-3 पीरियड्स का, उसको पुल बैक बोलते हैं, जब पीछे से ऑलरेडी ट्रेंड चला आ रहा हो। तो ये पुल बैक में आयुष ने बाय करा था। तो सही है यार, ये तो अच्छा ही स्टॉक दिख रहा है। करेंटली इन्वेस्टेबल ऑफ कोर्स नहीं दिख रहा है। ये अंकुर वारिकू का वो है म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो। पराग पारिक में कितना बोला तूने उनका एलोकेशन था, किस प्राइस पर? 60 रुपीज़ पे, ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ है। सो क्या? क्या उस पे अच्छे खासे यूनिट्स हैं उनके पास। ठीक है, दैट 10-15% का गेन से ज्यादा ही है। हम्म, एक्सिस स्मॉल कैप फंड में उनकी एलोकेशन किस प्राइस पे? उनकी एलोकेशन है अराउंड 83 समथिंग। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर यही है कि उन्होंने जो म्यूचुअल फंड्स चूज करे वो या तो स्मॉल कैप है या तो फ्लेक्सी कैप है, तो उनको लेना तो है अग्रेसिव बेट्स, बट खुद से नहीं लेना है। ये उनका मेरे को इन्वेस्टर आउटलुक समझ आ रहा है। ये था उनका इंडियन मार्केट्स में, इतना ही एग्जैक्ट एलोकेशन है। 2 पीएमएसएस की बात कर ली हमने, उनमें मोटा पैसा डाल रखा है उन्होंने, म्यूचुअल फंड्स और इंडिविजुअल स्टॉक में थोड़ा छोटा पैसा डाल रखा है।